Hey guys, welcome to my channel. Welcome back. So we were dealing with the 13th group elements, and we have done physical. We have done its general properties now, but electronegativity was left. But ionization and enthalpy we have not discussed that much. I'm not satisfied with it because we have not covered table. So we must cover this table. This sometimes. Since paper is from NCRT, so they are not leaving any word of NCRT, so we must try to analyze this table at least once. So if we talk about ionization enthalpy, तो फर्स्ट ionization enthalpy का ऑर्डर चेक कीजिए. सो फर्स्ट ionization enthalpy जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप चेक करते हो तो बोरॉन का है, उसके बाद थैलियम का है, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद इंडियम लास्ट में है. So India is last, the first ionization enthalpy. India consider करी मैं like just a tip or mnemonic or trick. Okay, so and first ionization enthalpy बोरॉन का ज़्यादा है और इंडियम का, बोरॉन मतलब ब्रिटिश का ज़्यादा है और इंडिया का लास्ट है. फिर थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम. थैलियम सेकंड है इसमें, हम फर्स्ट ionization enthalpy में, मतलब थैलियम लास्ट से सेकंड पे आ गया हम और इंडिया को लास्ट में भेज दिया है. उसके बाद एल्यूमिनियम भी है. फिर सेकेंड ionization enthalpy अगर देखें तो बोरॉन, गैलियम, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम लास्ट में है और इंडियम लास्ट से सेकेंड. लाइक सबसे ज़्यादा बोरॉन का ही है. फर्स्ट ionization enthalpy चेक करो या सेकेंड या थर्ड, सबसे ज़्यादा बोरॉन का है. लेकिन बोरॉन के बाद कौन है? फर्स्ट ionization enthalpy में थैलियम है, सेकेंड ionization enthalpy में गैलियम है और थर्ड ionization enthalpy में भी गैलियम है. और फर्स्ट ionization enthalpy में बोरॉन के बाद थैलियम, थैलियम के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम. सेकेंड ionization enthalpy चेक कीजिए, बोरॉन, गैलियम, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में है, एल्यूमिनियम सबसे लास्ट में है. और थर्ड ionization enthalpy बोरॉन, गैलियम, थैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम लास्ट में है. तो इंडियम फर्स्ट ionization enthalpy में भी सबसे कम था और थर्ड ionization enthalpy में भी कम है. सो थर्ड ionization enthalpy की बात करें तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा है, फिर गैलियम, फिर थैलियम, फिर एल्यूमिनियम. गैलियम, थैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम. फर्स्ट ionization enthalpy बोरॉन, थैलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम. सेकेंड ionization enthalpy बोरॉन, गैलियम, थैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम. थर्ड ionization enthalpy बोरॉन, गैलियम, थैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सिंस हमने डिस्कस किया है कि जो ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक से मेटालिक हो रहा है, फॉलोड बाय मेटलॉइड्स भी बीच में है. तो मेटलॉइड्स क्या है? एल्यूमिनियम एक मेटलॉइड है ना. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करें तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली. लेकिन यहाँ पे जैसे कि 10d और 14 F इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे बहुत वेरिएशंस आ रहे हैं. तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज़ हो रहा है, बोरॉन से एल्यूमिनियम आराम से एकदम स्मूथ. उसके बाद देन इंक्रीजेस मार्जिनली. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्परेंसी इन द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि पूरी शील्डिंग दे रहे हैं 10 और इनर को 10d एंड 14 F इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से इनका साइज़ बढ़ने का घट गया उल्टा. सो ये बहुत बुरा हुआ. तो यहाँ पे हमारे साथ सबसे ज़्यादा बुरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे याद करना मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे इसको रिलेट करें, कैसे याद करें. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बोरॉन की है ना. अब टेबल से चेक कीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है बोरॉन की, पॉलिंग स्केल के हिसाब से बोरॉन की 2 है. उसके बाद एल्यूमिनियम का 1.5, गैलियम 1.6, 1.7, 1.8. इसको ऑर्डर में करें तो सबसे ज़्यादा बोरॉन, और बोरॉन से एल्यूमिनियम कम हुआ, 0.5 कम हुआ. ओके, लेकिन बोरॉन के बाद कौन सा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? मीन्स थैलियम. थैलियम को कम होना चाहिए था लेकिन ज़्यादा है. सो बोरॉन, थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम. बोरॉन के बाद सब उल्टा हो गया. उल्टा हो. बोरॉन के बाद थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम. तो लेकिन अगर बोरॉन और एल्यूमिनियम का सिर्फ कंपेयर करें तो बोरॉन से एल्यूमिनियम कम हुआ है. और फिर एल्यूमिनियम से गैलियम बढ़ गया, फिर गैलियम से इंडियम भी बढ़ गया, फिर इंडियम से थैलियम भी बढ़ गया. कम होना चाहिए था लेकिन बढ़ गया बिकॉज ऑफ द डिस्परेंसीज. मीन्स
change in the atomic size of the element, unmatching of the atomic size, atomic size की वजह से हुआ। अब यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, क्यों ऐसा हुआ, फ्रॉम गैलियम टू थैलियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई बिकॉज पूर स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत पूर है और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। अमॉन्ग 13th ग्रुप एल्यूमिनियम इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर बात करें, क्योंकि उसका सबसे कम है। एल्यूमिनियम इज़ 1.5, इसका मतलब मोस्ट मेटेलिक एल्यूमिनियम हो कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स आसानी से देगा। तो अगर हम वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो टेबल कंपेयर करें तो एल्यूमिनियम के बाद बाकी के डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसका मतलब एल्यूमिनियम अच्छा खासा मेटल है, राइट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं, तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बोरॉन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक इन नेचर, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड, बहुत हार्ड है ये, और ब्लैक कलर्ड सॉलिड है। अब जब आप बोर हो जाते हो तो ब्लैक दिखते हो और हार्ड दिखते हो, हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड, सॉलिड है। इट एग्जिस्ट इन मैनी एलोट्रोपिक फॉर्म्स ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। बोरॉन हैज़ अनयूजुअली हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो बोरॉन की बात करें तो ये हार्ड है, ब्लैक कलर्ड सॉलिड, इसका कलर है ब्लैक, सॉलिड है ये। It exists in many allotropic forms. Due to very strong crystalline lattice, boron has unusually high melting point. क्योंकि इसका strong crystalline lattice है, इसका कोई other reason नहीं है, इसका crystalline lattice है, इसका lattice बहुत strong, crystalline lattice बहुत strong है, इसलिए इसका melting point बहुत ज़्यादा है। Rest of the members are soft metals with low melting point and high electrical conductivity. Soft metals है, electrical conductivity अच्छी खासी है। It is worthwhile to note that gallium with usually low melting point could exist in liquid state during summer. तो समर में टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब आपका 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब क्या होगा, तब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा, तो लिक्विड फॉर्म में होगा। इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट 2676 केल्विन मेक्स इट इज़ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है, सिंस इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, तो आप जल्दी बॉयल नहीं होगा मतलब लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में हो जाए, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो वो ये लिक्विड स्टेट में ही रहेगा और टेम्परेचर मेजर कर लेगा। हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विड स्टेट में रह के टेम्परेचर मेजर कर लेगा। तो इसलिए गैलियम को यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर चेक करें तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, अगर आप ये टेबल से चेक कर सकते हो, आप सोच रहे हो मैं कहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ पर टेबल से चेक कीजिए, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, बोरॉन का, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस है, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। कितना है, बहुत ही ज़्यादा है, 2453। दूसरा का देखो तो 500 तक ही है, जैसे कि थैलियम, जैसे कि एल्यूमिनियम है इसके बाद, नहीं, 1000 तक है। तो बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट, इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर थैलियम, देन गैलियम, देन इंडियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का ऑफकोर्स ज़्यादा है, ऑफकोर्स बोरॉन का ज़्यादा है 3923। उसके बाद एल्यूमिनियम है 2740। उसके बाद चेक कीजिए गैलियम, मतलब ये एकदम रेगुलर ऑर्डर फॉलो कर रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज इसका साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है ना, ऐसे भी ले सकते हो कि इसका साइज़ रेगुलर ही डिक्रीज़ होगा कभी। सो जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, मतलब ये एक ऑर्डर है जो सही से फॉलो हो रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन। लेकिन थैलियम का मेल्टिंग पॉइंट अब सोचोगे गैलियम तो हाथ में पकड़ते मेल्ट हो जाएगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। डेंसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, अगर डेंसिटी चेक करें, टेबल चेक कीजिए, डेंसिटी 2.35, सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है बोल तो थैलियम का, सबसे ज़्यादा थैलियम बहुत डेंस है, मेटल है तो डेंस ही होगा। उसके बाद इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन बोरॉन।
सो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इसका इंक्रीज़ हो रहा है, एकदम रेगुलर ट्रेंड है। तो डेंसिटी इसका एक रेगुलर ट्रेंड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट का एक रेगुलर ट्रेंड है, और मेल्टिंग पॉइंट का भी होना चाहिए था, बट गैलियम इंडियम में चेंज हो गया। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है और सबसे ज़्यादा बोरॉन का है, इसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम। बॉइलिंग पॉइंट एक रेगुलर ट्रेंड, अगर आप ग्राफ डालते हो तो एकदम रेगुलर ट्रेंड दिखेगा। जैसे कि मैं ग्राफ डाल के दिखाती हूँ आपको, 3 ग्राफ्स डालूँगी, तीनों ग्राफ्स को चेक करना है, तीनों ग्राफ्स चेक करना है यहाँ पे। सो फर्स्ट ग्राफ हम डालेंगे, क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डालते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वाई एक्सिस पे मैं EN ले रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जेड एक्सिस पे उसका एक्स एक्सिस पे उसका एटॉमिक नंबर। सो बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन। देन एल्यूमिनियम तक उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गया, इसलिए एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। उसके बाद गैलियम तक थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, फिर इंडियम, फिर थैलियम, तो वो इंक्रीज़ होता चला गया, है ना, तो वो इंक्रीज़ होता चला गया। तो ये देखो इंक्रीज़ होना चला, क्या हो गया, तो यहाँ पे इंक्रीज़ होता चला गया। तो ये बोरॉन का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अगर मैं ठीक से ग्राफ डालूँ तो यहाँ पे चेक कीजिए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, बोरॉन का। तो यहाँ पे चेक कीजिए बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2। इसके बाद एल्यूमिनियम का एकदम डिक्रीज़ हो गया है। उसके बाद एल्यूमिनियम के बाद किसका है, गैलियम। उसके बाद क्या है, थैलियम का सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बोरॉन का है, राइट। तो अगर आप बोरॉन का देखें तो अब यहाँ पे चेक कीजिए, अभी डायग्राम सही आया है, तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा है, तो बोरॉन ऊपर है, राइट, सबसे ऊपर है बोरॉन। बोरॉन के बाद कौन है, थैलियम। थैलियम के बाद इंडियम, फिर गैलियम थोड़ा नीचे और एल्यूमिनियम सबसे नीचे। तो ये है ग्राफ। और दूसरा ग्राफ है मेल्टिंग पॉइंट और जेड एटॉमिक नंबर। तो डाउन द ग्रुप सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बोरॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, और ये वाला जो है वो गैलियम है सबसे नीचे। इसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, थैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। तो ये इसका ग्राफ है। अगर मैं जैसे उसको इधर सबसे ज़्यादा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम सबसे कम, फिर बढ़ रहा है इंडियम, देन थैलियम। ये हो गया ग्राफ। इसके बाद हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट चेक किया। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एकदम अच्छा है, बोरॉन से एल्यूमिनियम कम हुआ, गैलियम। ओके, सो ये हुआ। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे थे हम। तो इट मेक्स यूज़फुल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर। किसका, गैलियम। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और वो लिक्विड स्टेट में रहता है, तो वो बढ़ भी लाइक इट विल गिव अस मेजर ऑफ द टेम्परेचर। जैसे मर्क्यूरी थर्मामीटर में देता है वैसे ये भी देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम। एकदम अच्छा ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर है। तो डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड्स चेक करेंगे। उसके बाद फिर हमारा बोरॉन है, बोरॉन के बारे में चेक करेंगे, बोरेक्स के बारे में, ऑर्थोबोरिक एसिड, डाइबोरेन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बोरॉन एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स चेक करेंगे। उसके बाद 14th ग्रुप एलिमेंट्स करेंगे। सो
मेन पार्ट अब है, तो ये वाला वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, oxidation state and trends in chemical reactivity. Due to small size of boron, the sum of its first three ionization enthalpies is very high. Due to small size of boron, the sum of its first three ionization enthalpies is very high. The sum of its first three ionization enthalpies is very high. Due to small size of boron, the sum of its first three ionization enthalpies is very high. So due to तो क्या रीज़न है? Due to small size of boron, the sum of its first three ionization enthalpies is very high. This prevents it to form +3 ions and forces it to form only covalent bonds. So this prevents it to form +3 ions and forces it to form only covalent bonds. So इसके वजह से इसको प्रिवेंट कर रहा है कि +3 ions बनाने से प्रिवेंट कर रहा है. So this prevents it to form +3 ions. It forces it to form only covalent bonds. Ions नहीं covalent bonds बनाता है. But as we move from boron to aluminium, the sum of first three ionization enthalpies of aluminium considerably decreases and is therefore able to form Al+3. अगर हम लास्ट वाला ionization enthalpy चेक करें बोरोन का, लास्ट वाला ionization enthalpy, एल्यूमिनियम बोरॉन तो हमेशा हाईएस्ट है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम एल्यूमिनियम का है, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम इंडियम का है, और इसके बाद एल्यूमिनियम का कम है. तो इसलिए Al+3 आयन्स बना सकता है. इनफैक्ट एल्यूमिनियम इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. हाउएवर डाउन द ग्रुप ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of intervening d and f orbital, the increased effective nuclear charge holds the ns electrons tightly responsible for inert pair effect and thereby restricting their participation in bonding. As a result, this only p orbital electrons may be involved in bonding. In fact, in gallium, indium and thallium, both +1 and +3 oxidation states are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases from heavier elements aluminium, gallium, indium, thallium. So due to small size of boron, the sum of its first three ionization enthalpies is very high. This prevents it to form +3 ions and force it to form only covalent bonds. But as we move from boron to aluminum, the sum of the first three ionization enthalpies of aluminum considerably decreases and therefore it is able to form Al+3 ions. In fact, aluminum is highly electropositive metal. However, down the group, due to poor shielding effect of intervening d and f orbitals, the increased effective nuclear charge holds ns electrons tightly responsible for inert pair effect and thereby restricting their participation in bonding. As a result of this, only p orbital electrons may be involved in bonding. In fact, in gallium, indium, thallium, both the +1 and +3 oxidation states are observed. The relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier metals. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप स्क्रीन पे देखिए, ये वाला जो पार्ट है स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं. अगर आपने हार्ड कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो ये स्क्रीन पर चेक कीजिए. जो ये वाला पार्ट है, ये प्रीवियस से क्वेश्चन है. एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ये डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? सो डाउन द ग्रुप, यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है. डाउन द ग्रुप जो एल्यूमिनियम है, डाउन द ग्रुप क्या होता है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है. इसका मतलब एल्यूमिनियम का +1 उतना स्टेबल नहीं है, गैलियम उतना स्टेबल नहीं है, इंडियम उतना स्टेबल नहीं है, कि थैलियम ज़्यादा स्टेबल है +1 में. उसके बाद इंडियम, उसके बाद गैलियम. तो डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है. सो इन थैलियम, तो इसका मतलब जो गैलियम, इंडियम, थैलियम +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. एल्यूमिनियम +3 दिखाता है. इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्रीडोमिनेंट. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रीडोमिनेंट, वाइल
whereas the +3 oxidation state is highly oxidizing in nature. ये भी क्वेश्चन आ चुका है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की आई थिंक वो 14th ग्रुप में था कि Pb+3 और Pb+3 और Sn+2 एक्ट एज व्हाट. लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो थैलियम है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसको +1 में जाना है. +1 में जाना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो वो किसी और मेटल के साथ है अगर, तो वो क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा. दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो मतलब खुद रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन्स खुद ले लेगा. राइट. द कंपाउंड्स इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का से इलेक्ट्रॉन खींचना, ऑक्सीडाइज करना. द कंपाउंड्स in +1 oxidation state as expected from energy considerations are more ionic than those in +3 oxidation state. The compounds in +1 oxidation state as expected from energy considerations are more ionic than those of +3. +1 oxidation state वाले elements more ionic है than +3 because energy को consider करें तो, है ना. तो in trivalent state में क्या होता है, number of electrons around the central atom in a molecule of the compounds of these elements, example boron, will be only 6. So in trivalent state the number of electrons around the central atom in a molecule of the compound of these elements will be 6. number of electrons around the central atom trivalent state में कितने होते हैं, 6. जैसे BF3 लो, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स और फ्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, so 6 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. sharing of electrons will be only 6. कितना है, 6. Such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electrons. मेरे शेल में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन बोरॉन के पास कितने हैं, सिर्फ 6 है. इसका मतलब कोशिश करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से मिल जाए तो वो ऑक्टेट बना देगा. राइट. हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड दस बिहेव एज लुईस एसिड. तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर पाने के लिए तड़पेगा, तो इसके लिए क्या होगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा. लुईस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर. लुईस एसिड, लुईस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस. तो ये सब याद रखने की ट्रिक्स अगर बनाना है तो आप लाइक इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, टू रिमेंबर लुईस एसिड्स एंड बेसिस, कौन एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड, एक्सेप्ट करता है लुईस बेस, तो आई विल मेक अ separate video on that. So comment below. Such electron deficient molecules have tendency to accept a pair of electrons to achieve stable electronic configuration and thus behave as Lewis acid. The tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size of down the group. So क्या होता है कि tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size down the group. तो लुईस एसिड की तरह एक्ट करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है. क्यों डिक्रीज़ होती है, ये इस पे ना प्रीवियस क्वेश्चन आया है, तो चेक इट. So BCl3 easily accepts a lone pair of electron from ammonia to form BCl3NH3. Tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in size down the group. सो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज होता है. साइज इंक्रीज नहीं होता है साइज, जैसे कि हमने चेक किया था. एटॉमिक रेडियस का मैंने ट्रेंड नहीं बताया, ओह थैंक गॉड, अभी याद आ गया. तो साइज डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है लेकिन उतना नहीं होता. तो लुईस एसिड करेक्टर डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है. एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अगर मैं बताऊँ, एटॉमिक रेडियस बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम. सो बोरॉन का कम है गैलियम से, गैलियम का एटॉमिक रेडियस, बोरॉन इज़ लेस देन गैलियम, गैलियम इज़ लेस देन एल्यूमिनियम, लेस देन इंडियम, लेस देन थैलियम. सो जो लुईस एसिड्स है उनका टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है.
Okay, BCl3 easily accepts a lone pair of electron from ammonia to BCl3 NH3. तो मैं एटॉमिक रेडियस एक बार बता दूँ क्या होता है, चेक इट हियर गाइस. एटॉमिक रेडियस अगर मैं देखूँ, एटॉमिक रेडियस तो बोरॉन का एटॉमिक लेस देन गैलियम, गैलियम लेस देन एल्यूमिनियम और इंडियम थैलियम एज यूजुअल, इंडियम थैलियम एज यूजुअल. तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया है, गैलियम का एल्यूमिनियम से छोटा हो गया. तो ये याद रखना है आपको. तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? बस गैलियम और एल्यूमिनियम का फ्लिप हो गया है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ पूर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, इनर कोर डी इलेक्ट्रॉन्स. सो ट्राइवेलेंट स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द सेंट्रल एटम. इसकी वजह से इट एक्ट्स एज लुईस एसिड बिकॉज इट वांट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है. भले इधर इरेगुलर ट्रेंड है, लेकिन डाउन द ग्रुप लुईस एसिड एक्ट करने का डिक्रीज हो जाता है. BCl3 इजीली एक्सेप्ट्स लोन पेयर. जैसे कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर पढ़ा था. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या था? बोरॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद थैलियम, इंडियम, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, बोरॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, एल्यूमिनियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव. उसके बाद जनरली डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा? एल्यूमिनियम के बाद गैलियम. तो एल्यूमिनियम के बाद कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? गैलियम. गैलियम के बाद इंडियम, देन थैलियम. सो ऐसे हैं. मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्यूमिनियम है, उसके बाद गैलियम, उसके बाद इंडियम, देन आफ्टर थैलियम, देन बोरॉन. So BCl3 easily accepts a lone pair of electrons from ammonia to form BCl3 NH3. बिकॉज अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, तो वो अपने लोन पेयर BCl3 को दे दे. BCl3 प्लेनर स्ट्रक्चर में था. जब अमोनिया से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेता है तो वो टेट्राहेड्रल बन जाता है. क्या बन जाता है? टेट्राहेड्रल. बिकॉज देखो BCl3 जब था उसके पास कोई लोन पेयर नहीं था, सिर्फ तीन बॉन्ड पेयर्स थे. अब 3 बॉन्ड पेयर मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब ट्राइगोनल प्लेनर. फिर अमोनिया से एक्सेप्ट करने के बाद टेट्राहेड्रल हो गया, sp3, मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स हो गए, राइट. तो AlCl3 अचीव स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग अ डाइमर. सो AlCl3 को कोई डोनेट नहीं कर रहा, तो बिकॉज ये एल्यूमिनियम है, मेटल है, तो मेटल किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके थोड़ी ना अपनी इज्जत कम करेगा. तो वो क्या कर रहा है? डाइमर बना लेना है. इट इज़ फॉर्मिंग अ डाइमर. दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड उसको हेल्प करेगा, AlCl3. और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. टेट्राहेड्रल मतलब 4 बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं, राइट. AlCl3 है, लेकिन दूसरा Cl भी तो आ रहा है. 206 पिकोमीटर. लेकिन जो बीच वाले क्लोरीन, ब्रिज्ड वाले क्लोरीन है 221 पिकोमीटर. उनका थोड़ा वो बड़ा हो जा रहा है बॉन्ड लेंथ. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एंगल 101 है, 79 118. तो 206 था, यहाँ पे 221 है. बस 2 एल्यूमिनियम भी खींच रहे हैं, तो उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है. तो 221 पिकोमीटर. ट्राइवेलेंट में ये स्ट्रक्चर की बात कर रही थी. ये 221 पिकोमीटर, दिस वन 221 पिकोमीटर एंड 206 पिकोमीटर वाला. सो यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, दोनों भी अपने पास क्लोरीन को खींच रहे हैं. तो क्या हो रहा है? 221 पिकोमीटर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है. एंगल की बात करें तो यहाँ पे 101 है, क्योंकि दोनों के पास जाना है. और यहाँ पे 118 है. एल्यूमिनियम 2 क्लोरीन के साथ 118. और यहाँ पे 79, क्योंकि ये वाले क्लोरीन को कम भाव देगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट trivalent state. Most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water.
सो ट्राइवेलेंट स्टेट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स कोवेलेंट है आर हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर. फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इन वाटर फॉर्म टेट्राहेड्रल MOH4 whole minus species. The hybridization state of element M is sp3. Aluminium chloride is acidified aqueous solution forms octahedral. So aluminium chloride क्या बनाता है, acidified हो जाता है. Aqueous solution forms octahedral LH2 whole plus 3 ion. In this complex ion, the 3d orbitals of aluminium are involved in the hybridization state of aluminium is sp3d2. सो जो ट्राइवेलेंट स्टेट है, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स बीइंग कोवेलेंट हाइड्रोलाइज्ड इन वाटर. ट्राइवेलेंट स्टेट में कोवेलेंट है तो वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर में. हाइड्रोलाइज मतलब वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं. लाइसिस मतलब ब्रेक होना. फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस इन वाटर फॉर्म्स टेट्राहेड्रल MOH माइनस पूरी ले लेते हैं, Cl माइनस बाहर निकाल देते हैं. सो MOH4 होल माइनस स्पीसीज. द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम of the element M is sp3 होता है. जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, acidified aqueous solution forms octahedral LH2O6 whole plus 3 ion. In this complex ion the 3d orbitals of aluminium involved होते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाता है. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3d2. एक क्वेश्चन देकर है यहाँ पे प्रॉब्लम 1.11.1. सो इससे पहले हम SRP वैल्यू समझते हैं. SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. सो एल्यूमिनियम लेस देन गैलियम लेस देन मिनियम लेस देन थैलियम. रिडक्शन पोटेंशियल मतलब एल्यूमिनियम हैज़ लोएस्ट SRP वैल्यू, hence it is the strongest reducing agent among 13th group. तो जिसकी SRP वैल्यू कम होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. जिसकी SRP वैल्यू कम होती है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों को इलेक्ट्रॉन देना. सो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब खुद रिड्यूस होना मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना. तो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होगा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, किसी और को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है. तो एल्यूमिनियम की SRP वैल्यू कम है देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, रेगुलर टर्न. लेकिन एल्यूमिनियम की SRP कम है. SRP कम होने का मतलब है कि वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता है, दूसरों को रिड्यूस करना चाहता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है. तो इसके बेसिस पर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिए जो आपकी स्क्रीन पर बड़ा सा है. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज E माइनस AL+3 टू AL इज़ माइनस 1.66 वोल्ट. AL+3 से AL बन रहा है, मीन्स इट इज़ एक्सेप्टिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, और वो नेगेटिव 1.66 वोल्ट है. एंड दैट ऑफ TL+3 टू TL पॉजिटिव 1.26. इसका मतलब एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करना चाहता है, इसलिए नेगेटिव है. और थैलियम 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके थैलियम स्टेट में जाना चाहता है, इसका SRP पॉजिटिव है. प्रिडिक्ट अबाउट द फॉर्मेशन of M+3 and the solution, compare the electropositive character of the two metals. सोल्यूशन में कंपेयर करना है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी कंपेयर करना है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर 2 हाफ सेल रिएक्शन सजेस्ट दैट एल्यूमिनियम हैज हायर टेंडेंसी टू मेक Al+3 ions, whereas Thallium+3 is not only unstable in solution but is a powerful oxidizing agent. इससे कि पहले हमने डिस्कस किया कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसको +1 स्टेट पसंद है. दस Thallium+1 is more stable in solution than Thallium+3. अब कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम बीइंग able to form +3 ions easily is more electropositive than thallium. इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहना मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट करना. जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर रहे थे तो हमने बोला था कि बोरॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद थैलियम, उसके बाद इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम. इसके बाद एल्यूमिनियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. बोरॉन के बाद थैलियम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब रिएक्टिविटी देखते हैं.
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। जब हम आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला था कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है बोरॉन के बाद सबसे ज़्यादा थैलियम का है। इसका मतलब थैलियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता। और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते तो बोरॉन के बाद थैलियम था। जब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते तो बोरॉन के बाद गैलियम था, उसके बाद थैलियम। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स है, बोरॉन इज अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। जब क्रिस्टल के फॉर्म में होता है तो वो अनरिएक्टिव होता है, किसी से भी बातचीत नहीं करता, किसी से रिएक्ट नहीं करता। ओके जब वो किसके फॉर्म में होता है, जब वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ वेरी थिन ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस व्हिच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। एल्यूमिनियम एक थिन ऑक्साइड लेयर बना लेता है ऊपर, विच प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर अटैक। बोरॉन भी अपना एक थिन लेयर ऑक्साइड लेयर बना लेता है, तो वो फर्दर रिएक्शन को प्रिवेंट करके, फर्दर अटैक से प्रिवेंट करके मेटल सेफ हो जाता है। Amorphous boron and aluminum metal on heating in air form B2O3 and Al2O3 respectively with dinitrogen at high temperature they form nitrides. So जब आप amorphous boron होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन जब होता है तो वो नहीं रिएक्ट करता। amorphous मतलब बिगड़ा हुआ शेप उसका लोगे, और एल्यूमिनियम मेटल लोगे तो एयर के साथ हीट करने पर B2O3 बनाता है, B2O3 और Al2O3, और डाइनाइट्रोजन हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे तो वो नाइट्राइड्स बनाता है, EN बिकॉज इसका +3 उसका -3 तो EN, और E2O3 इसका ऑक्साइड होगा, B2O3 Al2O3 इज एलिमेंट। द नेचर ऑफ दीज ऑक्साइड्स वेरीज। सो ये बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। So the nature of these oxides vary. इतना रखता है, इतना रखता है। So the nature of these oxides vary. The nature of these oxides vary. The nature of these oxides. The nature of these oxides vary down the group. बोरॉन ट्राइऑक्साइड एसिडिक होता है। बोरॉन ट्राइऑक्साइड सिंस नॉन मेटेलिक है तो इसका ऑक्साइड, मैंने बोला था कभी भी हमें मेटेलिक कैरेक्टर या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखना है तो हम उसके ऑक्साइड को कंपेयर करेंगे। जिसके ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे वो क्या होता है, नॉन मेटेलिक, एंड रिएक्ट्स विद बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड्स फॉर्मिंग मेटाबोरेट्स। सो मेटाबोरेट्स कब बनते हैं, जब ये बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल बोरेट्स बनते हैं। एल्यूमिनियम गैलियम ऑक्साइड्स एम्फोट्रिक होते हैं। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स एम्फोट्रिक होते हैं। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आ गया कि आइडेंटिफाई द एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। वहाँ पे एल्यूमिनियम, गैलियम, टिन ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड सब दे दिया है। जिंक ऑक्साइड आपको पता ही नहीं चल रहा कि, और बोलता है कि एंड इट गिव्स दैट हाउ मेनी ऑफ देम आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। आपको कन्फ्यूजन है, आप इस कन्फ्यूजन भी रिमूव नहीं कर सकते, ऑप्शन भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन सच क्वेश्चंस। तो एल्यूमिनियम और गैलियम ऑक्साइड्स एम्फोट्रिक है, दोज ऑफ इंडियम एंड थैलियम बेसिक इन नेचर। सो एल्यूमिनियम गैलियम एम्फोट्रिक, बाकी के सारे मेटेलिक। बोरॉन का बेसिक एसिडिक। सो एसिडिक है तो बेसिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके जो बनाएगा उसे बोलते हैं मेटल बोरेट्स, मेटल बोरेट। ओके, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड अल्कली देखते हैं। तो रिएक्टिविटी कैसे होती है इसकी एसिड और अल्कली के साथ। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट ट्रेंड्स, एनामलस प्रॉपर्टीज़ का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट टाइम बेरिलियम के एनामलस प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आया था और हमने अच्छे से अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में उसको डिस्कस किया है। सो अगर आपने वो लास्ट वीडियो देखा है तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ गो टू द चैनल, विजिट द चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट, चेक आउट द वीडियो, अभी कल ही डाला है। और जो बेरिलियम है, बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बताना है आपको वेपर फेस में और सॉलिड फेस में। और वेपर फेस में क्लोरोब्रिज स्ट्रक्चर होता है या नहीं होता,
वो बताना है, राइट? जस्ट गो एंड आंसर दैट दिस इन द कमेंट सेक्शन. Activity towards acid and alkali. Boron does not react with acid and alkali even at moderate temperature. तो बोरॉन को एसिड और अल्कली में इंटरेस्ट नहीं है, कोई एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. एल्यूमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड्स एंड एक्वस अल्कलीज. जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मिनरल एसिड्स जैसे HCl हो गया ना, उसमें वो डिज़ोल्व हो जाता है. एक्वस अल्कलीज में भी डिज़ोल्व होता है और एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाता है. एसिड और अल्कली दोनों से भी, इसलिए एम्फोटेरिक बोल रहे हैं इसको. एल्यूमिनियम डिज़ोल्व्स इन डाइल्यूट HCl. एल्यूमिनियम डाइल्यूट HCl में डिज़ोल्व हो जाता है और डाइहाइड्रोजन गैस देता है, जैसे दूसरे मेटल्स देते हैं. जैसे दूसरे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं. जैसे 2 एल्यूमिनियम + 6 HCl एक्वस 2Al+3 एक्वस + 6Cl - एक्वस + 3 H2 गैस. तो कौन सी गैस मिलती है? H2 गैस. हाउ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रेंडर्स एल्यूमिनियम पैसिव फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. लेकिन एल्यूमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता. नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से बचने के लिए, क्योंकि इसका पूरा मेटल ही ख़राब हो जाएगा, तो ऑक्साइड फ्लेम प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना देगा. कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड बोल रहे हैं हम, कॉन्सनट्रेटेड. एल्यूमिनियम ऑल्सो रिएक्ट विद एक्वस अल्कली एंड लिबरेट्स डाइहाइड्रोजन. अल्कली के साथ भी रिएक्ट करके, एक्वस अल्कली के साथ रिएक्ट करके डाइहाइड्रोजन 3 मोल्स रिलीज़ किए. जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन देखे हैं, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं. 2 एल्यूमिनियम 2 NaOH सॉलिड एक्वस, NaOH एक्वस है. डाइल्यूट बोला है, एक्वस अल्कली बोला है मैंने, डाइल्यूट एसिड बोला था, मिनरल एसिड. एक्वस अल्कलीज, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल्स भी लेना है. तो क्या बनता है कॉम्प्लेक्स Na+AlOH4- सोडियम. अच्छा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्सो एलिमिनेट और 3 H2 गैस. सोडियम हाइड्रोक्सो एलिमिनेट, टेट्राहाइड्रोक्सो एलिमिनेट 3. एक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस देखते हैं, इसके बाद बाकी का हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सर नामलेस बिहेवियर कम ही है. लेट्स सी. दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म ट्राइहैलाइड्स. सो रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस जब चेक करते हैं, दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म ट्राइहैलाइड्स. सो हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके ट्राइहैलाइड्स बनाएंगे. ये इनकी वैलेंसी +3 है. सो 2E+3X2 गिव राइज टू 2EX3. X is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, प्रॉब्लम 1.2 डिस्कस करते हैं. White fumes appear around the bottle of anhydrous aluminum chloride. Give reason. वाइट फ्यूम्स क्यों आ जाते हैं एल्यूमिनियम एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के बॉटल में? क्योंकि एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन से पार्शियली हाइड्रोलाइज हो जाता है और HCl गैस के फ्यूम्स लिबरेट करता है. HCl गैस लिबरेट करता है. सो जो मॉइस्ट HCl है, इट अपीयर्स वाइट इन कलर. तो मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, मैं इतना बोल रही हूँ तो बहुत पेन हो रहा है. रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने वीडियो के टाइम पे पूछे थे, प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन.